नमस्कार साथियों, मैं विवेक शर्मा, तक्षशिला इंस्टीट्यूट ग्वालियर के ऑनलाइन क्लासेस आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज से हम लोग जीएस में एक जो साइंस का अपना पोर्शन है, साइंस के पोर्शन में बायोलॉजी की शुरुआत करेंगे। और बायोलॉजी में बेटा हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है सेल। सेल कोशिका के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सेल क्या होती है, ध्यान से सुने साथियों। सेल क्या होती है? इस प्रकृति का कोई भी जीवधारी हो, इस प्रकृति का कोई भी जीवधारी हो, उस जीवधारी के शरीर की आधारभूत एवं संरचनात्मक इकाई को अपन क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। हम ले सकते हैं किसी भी जीवधारी की आधारभूत, इस बात को ध्यान रखना है, आधारभूत फंडामेंटल आधारभूत एवं संरचनात्मक स्ट्रक्चरल एवं क्रियात्मक मतलब फंक्शनल। साथियों, तीनों बातों को याद रखना है, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। आधारभूत, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स इज नोन एज सेल। किसी भी जीवधारी के शरीर की आधारभूत, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। साथियों, ध्यान रखना है, कोशिका जो है किसी भी जीवधारी के शरीर की सबसे छोटी इकाई है। सेल, कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है? ऊतक बनता है। सेल सबसे छोटी यूनिट है। सेल के मिलने से क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। और ऊतक के मिलने से बनता है अंग, कोई ऑर्गन बनेगा। और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। अंग तंत्र बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनता है। और अंग तंत्र के मिलने से क्या बनेगा? इसके मिलने से बनता है शरीर, पूरी बॉडी बनेगी। तो साथियों, ये हमारे शरीर का संगठन है। यह किसी भी जीवधारी के शरीर का क्या होता है? संगठन होता है। सबसे छोटी इकाई कोशिका, कोशिकाओं के मिलने से बनता है ऊतक, और ऊतक के मिलने से क्या बनेगा? अंग, अंग से मिलेगा अंग तंत्र, और उससे शरीर। जैसे हृदय हमारा एक अंग है, किडनी हमारी बॉडी का एक अंग है। बेटा हार्ट और उससे रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स है वो सभी मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। हार्ट का एक ऑर्गन सिस्टम है, किडनी के द्वारा एक ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ब्रेन का अपना एक ऑर्गन सिस्टम है। बात सुना रहे बेटा? ये जो सभी ऑर्गन सिस्टम है ये सब मिलकर क्या बनाएंगे? पूरी बॉडी को बनाएंगे, पूरे जीव को बनाएंगे। और जो ऑर्गन है वो किससे मिलकर बना है? टिश्यू से। और टिश्यू किससे मिलकर बना है? सेल से। कुछ साथियों का प्रश्न होगा कि ऊतक क्या होता है, टिश्यू किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना है, कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य समान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य समान होते हैं, उन्हें ऊतक कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल दोज आर सिमिलर इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। बेटा ये बात याद रहेगी आपको। अब ध्यान रखने वाली बात ये कि जो कोशिका है, इस कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की जो खोज है, कोशिका की खोज का श्रेय जाता है साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। इन्होंने कब की थी? 1665। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, वुडन पॉट, और उसकी पतली सी स्लाइस को निकाला और उसको बड़ा करके सूक्ष्मदर्शी में देखा, अंडर दी माइक्रोस्कोप रख के उसको बड़ा करके देखा। इन्होंने क्या देखा कि उसके अंदर कुछ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, मधुमक्खी के छत्ती के समान ऐसे कुछ छोटे छोटे चैम्बर बने हुए हैं। इन चैम्बर में से उन्होंने ईच जो चैम्बर है, प्रत्येक जो चैम्बर है, इसका नाम दिया सेलुला। और इसी सेलुला से वर्ड कौन सा आ गया? सेल। सेलुला का मतलब ही होता है चैम्बर। सेलुला का मतलब क्या होता है साथियों? चैम्बर होता है। और यहीं से इन्होंने कौन सा शब्द ले लिया? सेल ले लिया। सेल मतलब एक यूनिट, एक इकाई,
जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को डेवलप करते हैं। क्लियर है साथियों? क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉबर्ट ओक जो है इनकी बुक का नाम क्या है? इनकी बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट ओक की बुक का नाम कौन सा है? माइक्रोग्राफिया है। क्लियर है? इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका से संबंधित जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? कोशिकाओं से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहेंगे साथियों? साइटोलॉजी कहते हैं। इस बात को हमको याद रखना है। साथियों एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है रूडोल्फ विर्चोव। साइंटिस्ट का नाम क्या है? रूडोल्फ विर्चोव। रूडोल्फ विर्चोव ने इन्होंने क्या कहा कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है। न्यू सेल कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। न्यू सेल कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसके लिए इन्होंने तर्क दिया जिसका नाम है ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये जो स्टेटमेंट है, ये वाली बात जो बात है, ये किससे बोली? रूडोल्फ विर्चोव ने बोला। किसने बोला इसको? रूडोल्फ विर्चोव ने। ध्यान रखने वाली बात ये कि रॉबर्ट ओक ने जब कोशिका की खोज की थी तो इन्होंने डेड सेल को देखा था, मृत कोशिकाओं को देखा। अब प्रश्न आता है कि जो लिविंग सेल है, जीवित कोशिकाएं, उनको सबसे पहले किसने देखा? तो जीवित कोशिकाओं को देखने वाले वैज्ञानिक का नाम है एंटनी वॉन लीवेनॉफ। एंटनी वॉन लीवेनॉफ ने सबसे पहले लिविंग सेल के बारे में बताया। क्लियर थी सी बात? एंटनी वॉन लीवेनॉफ। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा साथ ही हम लोग सेल की बात करेंगे। सेल जो है मेनली हमको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दो प्रकार की सेल को जानना होता है। एक होती है अपनी एनिमल सेल और दूसरी सेल जो है वो अपनी प्लांट सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल। जंतु कोशिका, जंतु कोशिका और दूसरी हमारी कौन सी है? पादप कोशिका है। प्लांट सेल है। दोनों के बारे में हमको जानना होगा। दोनों में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम लोगों ने जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में जान लिया तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। उसके बाद हम लोगों को जानना है प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। अगर जंतु कोशिका पादप कोशिका के बारे में हम लोगों ने जान लिया तो उसके बाद बेटा पादप प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका उसको पढ़ना भी क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनिमल सेल के बारे में। साथियों हम लोग जो सेल है, जो एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, इनको सबसे पहले बड़ा करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एनिमल सेल का डायग्राम बना के देखेंगे कि एनिमल सेल के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं होती है। कोशिकाएं होती तो बहुत छोटी है। क्या इनको हम अपनी नग्न आंखों से देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। क्लियर है? थोड़ा हम लोग सेल को जानने से पहले, इनका डायग्राम जानने से पहले आपको एक बात और बता दें कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो साथियों आपको बता दें, सबसे जो छोटी कोशिका है, जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका, जीव जगत की जो सबसे छोटी कोशिका है इसका नाम है माइकोप्लाज्मा। जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। इसको अपन क्या कहते हैं? बीपीएल कहते हैं। इस बात याद रखेंगे। दूसरा जो पॉइंट है कि जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? जीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका का नाम है शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग ये सबसे बड़ी कोशिका है। साथियों क्वेश्चन आता है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? वो है अपनी आरबीसी, रेड ब्लड सेल। इसी के साथ क्वेश्चन आता है मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो लंबी कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल जो है
ये जीवों के शरीर की सबसे या मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। कौन सी कोशिका? न्यूरॉन से। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सेल थ्योरी को कोशिका सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? कोशिका सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने दिया? सेल थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट। तो इसको अपन को याद रखना है, स्लीडन एवं स्वान। स्लीडन एवं स्वान, इन्होंने दोनों ने मिलकर के एक थ्योरी के साइंटिस्ट और दूसरे वर्ड में, इन्होंने मिलकर के सेल थ्योरी को दिया। इसको दिया इन्होंने सेल थ्योरी। इन्होंने सेल थ्योरी में सेल के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको बताया। क्लियर? इतनी सी बात, इतनी बातें ध्यान रखेंगे हम लोग कि जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, इसके बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे जंतु कोशिका के बारे में। जंतु कोशिका का हम लोग डायग्राम बना के देखेंगे कि जंतु कोशिका जो है, ठीक है, उसका डायग्राम कैसा होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों हम लोग जंतु कोशिका को थोड़ा सा बना के देखेंगे। ये जो सेल है, सेल के सबसे बाहर, सबसे आउटरमोस्ट जो लेयर होती है, इस लेयर का हम जो नाम देते हैं वो है सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है ये लाइपोप्रोटीन के द्वारा मेडअप होती है। इसके द्वारा लाइपोप्रोटीन के द्वारा मेडअप होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेल क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन किसके द्वारा मेडअप होती है? लाइपोप्रोटीन के द्वारा मेडअप होती है। सेल को चारों तरफ से क्या करती है? सराउंड करती है, उसको घेरे रहती है। प्लांट सेल के अंदर इसी सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक थिक वॉल होती है जिसे हम लोग कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल के अंदर मेनली कौन सा कंपोनेंट होता है? सेलुलोज होता है। उसी के द्वारा सेल क्या होती है? सेल वॉल मेडअप होती है। इसके अलावा सेल के सेंटर में एक राउंड स्ट्रक्चर होती है। इस राउंड स्ट्रक्चर का नाम है न्यूक्लियस। इस राउंड स्ट्रक्चर का नाम क्या है? न्यूक्लियस। क्लियर? इस बात साथियों, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी जो कंटेंट है, पूरे कंटेंट को मिलाकर के हम लोग नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं उसे? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म को एक साइंटिस्ट का नाम हक्सले, उन्होंने इसको बोला फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार कहा था। किसने? हक्सले ने। हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का कैसा आधार कहा था? भौतिक आधार कहा था। जिस प्रकार से सेल के बाहर की जो मेम्ब्रेन उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक इसी प्रकार से न्यूक्लियस की जो बाहर की मेम्ब्रेन है, इससे नाम दिया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाम दिया जाता है। साथियों, सेल के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है, इस लिक्विड का नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। इसी न्यूक्लियस के अंदर एक राउंड स्ट्रक्चर और होती है। इस राउंड स्ट्रक्चर का नाम है न्यूक्लियोलस। इस राउंड स्ट्रक्चर का नाम है न्यूक्लियोलस। साथियों ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किसने किया था? साइंटिस्ट का नाम है फोंटाना। फोंटाना साइंटिस्ट ने न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किया था। इसके अलावा इसमें कुछ थ्रेड लाइक पार्टिकल्स भी होती है। कौन से पार्टिकल्स हैं? थ्रेड लाइक पार्टिकल्स हैं जो कि कॉइल्ड होते हैं, इसी के अंदर है। इनको नाम देते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। इनको क्या नाम देंगे हम लोग? क्रोमेटिन नेटवर्क कहेंगे। और इसको सबको मिलाकर के बोला जाता है न्यूक्लियस।
ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस न्यूक्लियस को सेल का क्या कहते हैं? कंट्रोल हाउस। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को सेल का क्या कहते हैं हम लोग? कंट्रोल हाउस कहते हैं। इसका प्रश्न पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, इस न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? तो न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और न्यूक्लियस को फोंटाना ने। क्लियर थी इसी बात? न्यूक्लियस को फोंटाना ने डिस्कवर किया था और न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1831 में। इसके अलावा न्यूक्लियस को कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसके अलावा सेल में जो जहरीला लिक्विड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, इनके बीच में जो जेली लाइक मटेरियल है, इस जेली लाइक मटेरियल को नाम दिया जाता है साइटोप्लाज्म। ये जेली के लाइक मटेरियल है, इस जेली लाइक मटेरियल को साइटोप्लाज्म नाम देते हैं। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अलावा इसी साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका सेल के अंदर डिफरेंट क्या होता है? फंक्शन होता है। इसी सेल के अंदर कुछ स्मॉल पार्टिकल्स होती हैं। इन स्मॉल पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं राइबोसोम। स्मॉल पार्टिकल्स को राइबोसोम कहते हैं। इन्हीं राइबोसोम को सेल की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। सेल की प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे साथी, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इसी सेल के अंदर कुछ ऐसी डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। इन डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स को नाम दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनल, सेल का सबसे इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है न्यूक्लियस के बाद। न्यूक्लियस के बाद सबसे जो इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है कौन सा? अपना माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसी बकेट लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये बकेट लाइक स्ट्रक्चर है। इसको साथ में नाम देंगे हम लोग गोल्जी अपरेटस। इसका क्या नाम देंगे? गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी। इसे सेल का ट्रैपेजोइड्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? सेल का ट्रैपेजोइड्स कहा जाता है। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर हैं इनको कहा जाता है सेंट्रोसोम। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इससे अटैच जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको ध्यान रखना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ध्यान रखना है। इसमें ये कुछ जो ट्यूबल्स लाइक स्ट्रक्चर है, इन ट्यूबल्स लाइक स्ट्रक्चर को माइक्रोट्यूबल्स कहते हैं। क्या कहेंगे साथियों? इसको माइक्रोट्यूबल्स कहते हैं। क्लियर? इसके अलावा एक लास्ट सेल ऑर्गेनल्स को याद रखें। इसमें सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा मेड ये जो ऑर्गेनल्स है, इससे हम लोग कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को सेल का सोसाइटल बैग कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सेल का सोसाइटल बैग कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, ये जो लाइसोसोम है, और सेंट्रोसोम है, लाइसोसोम एंड सेंट्रोसोम, ये दो सेल ऑर्गेनल्स ऐसे हैं
जो कि ओनली एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? एनिमल सेल के अंदर, मतलब जंतु कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। प्लांट सेल के अंदर, पादप कोशिकाओं के अंदर नहीं पाए जाते हैं। क्लियर थी सी बात? तो सेल लाइसोसोम याद रखेंगे और सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है ये बेसिकली सेल के डिवीजन में, कोशिकाओं के विभाजन में, सेल के डिवीजन में हेल्प करेगा। और लाइसोसोम को क्या कहते हैं? सुसाइडल वेब ऑफ दी सेल कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं, या आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। इस लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज का श्रेय जाता है डी डोवे साइंटिस्ट को। इसको जाता है डी डोवे साइंटिस्ट को दिया जाता है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। तो साथियों ये हमने अभी एनिमल सेल का डायग्राम देखा है। इस एनिमल सेल के अंदर स्पेशल क्या है जो प्लांट सेल से डिफरेंस है, जो अपन को याद रखना है? लाइसोसोम जो अपन ने देखा, और सेंट्रोसोम। लाइसोसोम और सेंट्रोसोम ओनली प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के अंदर ऐसा क्या डिफरेंस है जो एनिमल सेल के अंदर नहीं है? अभी से बेसिक बातों को समझ लें। हम लोग ध्यान रखेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल। वैक्यूल मेनली प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल के अंदर या तो एब्सेंट ही होता है या बहुत ही छोटे साइज के वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, क्लियर, और सेल, ये तीन सेल ऑर्गन सेल से हैं जो कि कहां देखने को मिलेंगे हमको? प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। अभी हम लोगों ने डिफरेंस देखे नहीं, लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपको क्लियर कर दें कि डिफरेंस आपको याद हो चुके हैं। कैसे? प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, सॉरी प्लांट एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम एब्सेंट होता है। ध्यान रखेंगे, एनिमल सेल जो है इसके अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं है, वैक्यूल नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल तीनों प्रेजेंट होती है। सेल वॉल किसके द्वारा मेडअप होती है अपन को याद रखना है साथियों? तो सेल वॉल इज मेडअप बाय दी सेल्यूलोज। किसके द्वारा? सेल्यूलोज। और जो फंजाई के अंदर सेल वॉल होती है, प्लांट की जो सेल वॉल है वो किसके द्वारा मेडअप है? सेल्यूलोज के द्वारा। लेकिन अपन लोग याद रखेंगे कि जो फंजाई की सेल वॉल है, फंजाई की सेल वॉल काइटिन के द्वारा मेडअप होती है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जो फंजाई होते हैं, फंजाई की सेल वॉल किसके द्वारा मेडअप होती है? काइटिन के द्वारा। और जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसके द्वारा मेडअप होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन के द्वारा। बैक्टीरिया की सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट मींस पेप्टाइडोग्लाइकन के द्वारा मेडअप होती है। फंजाई की सेल वॉल काइटिन के द्वारा मेडअप होती है, और प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज के द्वारा मेडअप होती है। तो साथियों इतनी बातों को याद रखेंगे। अच्छा, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को डिस्कवर किससे किया था? इसका मेन बेसिक फंक्शन क्या है? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, बेटा इसको पोर्टर ने देखा था, क्लियर है? गार्नियर ब्यूट अपन को लिखा हुआ मिलता है, क्लियर? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो है ये हमारी सेल के अंदर एक एंडोस्केलेटन की तरह काम करता है। इसकी तरह काम करेगा, एक एंडोस्केलेटन की तरह, अंतःकंकाल की तरह काम करता है। इस ईआर की सरफेस के ऊपर, इस ईआर की सरफेस के ऊपर राइबोसोम के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। राइबोसोम के क्या प्रेजेंट होंगे? पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ध्यान रखना है, इसी के बेस पर ईआर जो है टू टाइप की है। एक होता है आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी जो होती है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है ऐसी ईआर जिसकी सरफेस के ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। जिस ईआर की सरफेस के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसे साथियों हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं, उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करती है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये फैट के सिंथेसिस में क्या करेगी? हेल्प करेगी। क्लियर थी सी बात? और न्यूक्लियस बेटा तो कंट्रोल हाउस है, पूरी सेल को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। पूरी सेल को कंट्रोल करता है, सेल की एक्टिविटी को, इसलिए से हम लोग क्या कहते हैं? कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? फोंटाना ने किया था। क्रोमेटिन नेटवर्क जो है यहाँ क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम को बनाते हैं।
क्रोमोसोम कौन आते हैं, और क्रोमोसोम जो है ये आ गया किसको ना, क्रोमोसोम इज मेड अप बाय द डीएनए। तो जो डीएनए होता है, डीएनए हमारा क्या होता है, मैं जेनेटिक मटेरियल। डीएनए हमारा कौन सा है, जेनेटिक मटेरियल। डीएनए का पूरा नाम भी पूछा जाता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें कौन सी शुगर है, राइबो शुगर है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम हमारी बॉडी के अंदर, हमारी जो एक सेल है, प्रत्येक सेल है, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम है, हमारी प्रत्येक सेल के अंदर 46 क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम होते हैं 46 क्रोमोसोम होते हैं। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर थी सी बात। एक बात और समझ लें, क्या प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस दोनों से मिलकर बना, दोनों से मिलकर अपना कौन सा बनेगा, प्रोटोप्लाज्म बनेगा। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, यानी अपन ये कह सकते हैं सेल के अंदर जो भी अंदर का पूरा कंटेंट है सबको मिलाकर अपन क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म हमारे जीवन का कैसा आधार है, भौतिक आधार है। इस बात को किसने बोला था, इस बात को साइंटिस्ट सक्सली ने बोला। तो साथियों ये हमारी एनिमल सेल का डायग्राम है। इसके बाद हम लोग प्लांट सेल का डायग्राम देखेंगे। एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो बेसिक डिफरेंस है मैंने आपको बताया हुआ है, क्लियर है। और जो कुछ एक आध दो डिफरेंस और है जो कि हमको डायग्राम को देखने से क्लियर हो जाएंगे। तो साथियों अभी तक हम लोगों ने देखा एनिमल सेल का डायग्राम। प्लांट सेल का जो डायग्राम है इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, यहाँ तक बातों को आप अच्छे से पढ़ के रखें। बेटा अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, है ना, जिससे बेटा आपके जो अन्य साथी हैं वो भी इसका लाभ ले सकें। इस बात को अपने पास तक नहीं रखना है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू।